लीड हो जाता है ना, फिर सबके मुझे मैसेज आ रहे होते हैं वो रिकॉर्डिंग का है सर, वो लेक्चर किधर से मिलेगा, वो देखने हमने जब खत्म हो जाता है ना, बिल्कुल कोर्स एंड हो जाता है, मुझे स्टूडेंट भी भूल गया था कौन से वाला, हाँ, फिर वो मुझे मैसेज आ रहे थे, मुझे बिल्कुल याद नहीं होता कि मैंने कौन सी कहाँ पे लेक्चर रखा हुआ है। तो इसलिए साथ साथ इसको इसीलिए मैं करता हूँ कि आप लोग देख लिया करो। ये कितनी सारी वेबसाइट मैंने चेक की हुई है ना, मैं आपको सिर्फ ये बताने लगा हूँ कि अब आपने कंप्यूटर के सीधे सीधे कीवर्ड भी देखने हैं। सबसे पहले तो आपने देखना है कि आपको जो कीवर्ड मिले हैं ना 3-4, आपने क्रॉस चेक करना है ना कि कीवर्ड कैसे हैं। अब आपने उन 3-4 कीवर्ड को यहाँ लाकर चेक करना है, ठीक है। कैसे चेक करना है, उन कीवर्ड को पहले गूगल पर लिखना है और फिर देखना उस कीवर्ड पे पहले नंबर पे वेबसाइट कौन सी है, पहली 5 वेबसाइट कौन सी आ रही है, उन 5 वेबसाइट्स को यहाँ लाकर एनालिसिस करें। अच्छा, यहाँ पर एनालिसिस करेंगे ना तो फ्री में आपको डेली एनालिसिस 5 मिलेंगे सिर्फ, मतलब 5 के बाद वो कहेगा पैसे पे करो, हाँ। लेकिन अगर आप ऐप यूज़ करोगे तो उसमें ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। ऐप में ये क्रॉस चेक नहीं आएगा उसके पास। तो फॉर एग्जांपल हम ये कह रहे हैं कि भाई ये एक मेरे पास वेबसाइट है, क्या लिखा हुआ जी, कामरान अवान स्नैक वीडियोस ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग स्टार्स वाले, इसको देख लेते हैं। चलो, इसको मैंने क्लिक किया। क्या ये ऐप नहीं, ऐप तो ये वाले मोबाइल ऐप, मोबाइल ऐप ही होगा। डेस्कटॉप पे तो फिर मोबाइल बनाना पड़ेगा ना पहले। मैं क्या डेस्कटॉप पे पहले मोबाइल बनाना पड़ेगा ना वर्चुअल, तो इतना लंबा चौड़ा काम करोगे, पहले वर्चुअल मोबाइल इंस्टॉल करोगे, उसके लिए अच्छी खासी रिसोर्सेज की जरूरत होती है। जी आ जाए इधर वापस, आगे स्टार्स कॉलेज पे आ गए हम लोग। अच्छा, अब हमने सिर्फ इसके कीवर्ड्स देखने हैं ना, मैं नीचे आ रहा हूँ। देखते हैं कहाँ पर कीवर्ड्स हैं, ड्रैग कर, ये सारे एनालिसिस आ रहे हैं, ये जो हम सीखेंगे तो यहाँ से फिर हम अपनी वेबसाइट को क्रॉस चेक भी करेंगे। कीवर्ड्स तक पहुँचेंगे नहीं, अभी नहीं पहुँचे, आते जाए आगे। ये इस वेबसाइट के अब कीवर्ड आए, सेम इसी तरह आप जिस वेबसाइट के भी कीवर्ड देखने होंगे इस तरीके से एंड पर आओगे तो वहाँ पर वो दिखा रहा होगा कि ये इसके कीवर्ड्स हैं। अब आप नोट कर रहे हैं कि कीवर्ड्स को गूगल कैसे कीवर्ड समझ रहा है, मतलब गूगल को हम ये मैसेज कैसे मिल रहा है कि ये कीवर्ड्स हैं। गूगल को ये मैसेज ऐसे मिल रहा है कि जिसको उसने एम्फेसिस किया हुआ है ना अपनी पूरी वेबसाइट में, उसको लग रहा है कि ये कीवर्ड है, मतलब जो चीज़ें 3% तक रिपीट हो रही हैं उसको लग रहा है कि वो कीवर्ड्स है, ठीक है। और उसको ये लग रहा है कि भाई जिसको किसी ने हेडिंग में लगाया, किसी ने बोल्ड किया, किसी ने, यानी जो हमारे क्राइटेरिया थे उनके अंदर जो वर्ड्स उसको मिल रहे हैं वो उनको कीवर्ड समझ रहा है। हालांकि अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो स्टार्स कोई कीवर्ड नहीं है, ठीक है। अगर हम ये किसी स्पेसिफिक सिनेरियो में देखें तो स्टार्स अकेडमी कीवर्ड नहीं है, लेकिन इनके केस में स्टार्स अकेडमी कीवर्ड है। उसकी वजह यह है कि स्टार्स अकेडमी, नंबर ऑफ स्टार्स अकेडमी है, एक नहीं है। जैसे पीक सोल्यूशन है ना, तो हम कहेंगे पीक सोल्यूशन कीवर्ड नहीं है, तो भाई पीक सोल्यूशन एक ही है। लेकिन अगर पीक सोल्यूशन के भी बहुत सारे फ्रेंचाइज होंगे, फॉर एग्जांपल उसके 300 फ्रेंचाइज हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ 300 ब्रांचेस, तो अब ये पीक सोल्यूशन एकदम कीवर्ड बन गया कि भाई कौन से वाला पीक सोल्यूशन, पीक सोल्यूशन लोअर मॉल, पीक सोल्यूशन लाहौर, पीक सोल्यूशन गुजरांवाला, पीक सोल्यूशन जौहर टाउन, तो अब कीवर्ड बन गया ना ये। लेकिन आमतौर पर आपकी जो ब्रांड होती है वो कीवर्ड नहीं होती है। नेविगेशनल तो नहीं है, नेविगेशनल कैसे होगा, ये तो नाम है, ब्रांड है, नहीं ये ब्रांड है, मैं क्या ये ब्रांड नेम है, ठीक है। ये कीवर्ड अब इसलिए बन गया कि ये कंपटीशन वर्ड है, यानी कि फॉर एग्जांपल अब भाई पढ़ना है कौन सी स्टार्स अकेडमी में पढ़ें, जौहर टाउन वाली में पढ़ें कि इलामा इकबाल टाउन वाली में पढ़ें, अच्छी कौन सी है। अब उन्होंने इसको कीवर्ड रखा होगा ना, जौहर टाउन वाले कह रहे होंगे कि हमारी स्टार्स अकेडमी ऊपर है, इलामा इकबाल टाउन वाले कह रहे होंगे कि हमारी स्टार्स अकेडमी ऊपर है, तो वो कीवर्ड बन गया ना ये वाला। लेकिन ये आमतौर पर कीवर्ड नहीं है, ब्रांड कीवर्ड नहीं है। जैसे मैं कहूँ दस्तगीर इंजीनियरिंग कीवर्ड नहीं है, किप्स फ्रेंचाइज अगर देता है तो कीवर्ड होगा। अगर किप्स वालों का एक हेड ऑफिस है, एक उनका ब्रांच ऑफिस है, तो कीवर्ड नहीं है। लेकिन जिसकी बहुत सारी ब्रांचेज होंगी वो कीवर्ड बन जाएगा खुद से, वो ब्रांड भी कीवर्ड बन जाएगी आपकी। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम, ये साथ दिखा रहे हैं, ओपेसिटी भी दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कितने % आपने यूज़ किया हुआ है। ये थोड़ा सा मैं इसको आपको दिखाता हूँ और उसके बाद आप आगे आएँ। तो ख़ास चीज़ें फोकस नहीं हुई, हाँ मैं क्या कोई ख़ास चीज़ें फोकस नहीं हुई। फॉर एग्जांपल ये एंट्री टेस्ट करवाते हैं ना, तो एंट्री टेस्ट का मतलब हुआ कि एमटी कैट प्रिपरेशन इनका कीवर्ड होना चाहिए था, ऑनलाइन एमटी कैट प्रिपरेशन इनका कीवर्ड होना चाहिए था, एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन, सो वो तो नहीं इन्होंने लिखे हुए, ठीक है। अब इसके बाद मैं किप्स को देखूंगा, मतलब जो भी 5 रैंक कर रही होंगी ना उनको देखूंगा। लेकिन फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि भाई इसने कोई भी कीवर्ड नहीं लिया, देखें
ये किसके साथ फाइट कर रहा है? आपको फील हो रहा है ये किस वर्ड के साथ फाइट कर रहा है? इसकी पूरी फाइट किस वर्ड पे है? स्टार्स अकेडमी पे। मैं क्या इसकी पूरी फाइट स्टार अकेडमी में है। इसकी वजह यह है कि स्टार्स अकेडमीज दो हैं, एक नहीं है, ठीक है ना, दो अलग अलग स्टार्स अकेडमी है और दोनों ओन करते हैं कि भाई ये वाली असल स्टार्स अकेडमी है। तो असल में ये एक्चुअली फाइट स्टार्स अकेडमी पे कर रहे हैं कि भाई जिस जोहर टॉन वाला ऊपर आए तो वो कहेगा कि मैं हूँ असल वाला, और दोनों ये कहते हैं कि स्टार्स अकेडमी हेड ऑफिस। अब किसी भी कंपनी का हेड ऑफिस तो एक ही होता है ना, लेकिन स्टार्स अकेडमी हेड ऑफिस जोहर टाउन, स्टार्स अकेडमी हेड ऑफिस इलामा इकबाल टाउन। तो वो क्लेम करते हैं ये हमारा जो बिजनेस है ये एक्चुअल वाला है, दूसरा क्लेम करता है बेसिकली दो पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। लेकिन अब यहाँ पर ये कीवर्ड बना हुआ है, ये सिर्फ इस पे फाइट कर रहे हैं और इनकी फाइट आपस में है। मतलब ये नहीं कहते कि टिप्स के साथ हमारा मुकाबला है, ये कह रहे हैं कि बस हमने स्टार्स अकेडमी का स्टूडेंट हमने कैप्चर कर, तो इसलिए इन्होंने बाकी के कीवर्ड्स को फोकस इस वक्त नहीं किया हुआ, ठीक है। अगर सपोज करते हैं कि कोई ऐसा कीवर्ड है जो सबसे ज़्यादा फोकस हुआ हुआ है, क्या हुआ है? गलत हुआ हुआ है, ठीक है। एक्चुअली सबसे ज़्यादा फोकस क्या होना चाहिए था? ये स्टार्स अकेडमी लाहौर, क्योंकि इनका दोनों का हेड ऑफिस लाहौर में है। जरा एक चेक करें जरा इसको क्या कहता है, ये देखें जरा ये क्या कहता है, फिर हम आगे पढ़ते हैं। कैनोनिकल तो नहीं पढ़ा था, फिर हम लोगों ने कैनोनिकल नहीं पढ़ा ना, आज वही पढ़ना है। ऑन साइट एसईओ मैंने सारी कवर करा दी। मैंने कहा हेड, टाइटल, मेटा, अच्छा ऊपर है हाँ, फेविकॉन के बाद हेडिंग स्टाइल के बाद पैराग्राफ में बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, हाइपरलिंक्स। ये हमने ऑन पेज जो चेंजेस करनी है ना ऑन पेज, वो सारी एसईओ कर ली है। अब हम देखेंगे कि बाकी कौन सी एसईओ जो भी हमने और करनी है। यानी इसका मतलब क्या होगा कि इतनी एसईओ करेंगे तो आपको रिजल्ट्स नजर आना शुरू होंगे, जब आपकी एसईओ ग्रो करेगी। देखिए ये क्या कहता है, अब ये क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि इस कीवर्ड के ऊपर आपकी एसईओ का स्कोर 84% है। इस कीवर्ड के ऊपर, बेसिकली कीवर्ड के ऊपर आपका स्कोर 90 प्लस होना चाहिए, क्योंकि वो एक कीवर्ड है ना, वो वैसे तो 100% होना चाहिए। देखें क्या कहता है इसमें, देखें क्या कहता है मेटा एट्रीब्यूट्स में इसका स्कोर कितना आ रहा है? 100%, यानी कि मेटा में आपने इसको सही इस्तेमाल किया। HTML ऑप्टिमाइजेशन में आपने इसको कितना इस्तेमाल किया हुआ है? 87%, और अदर में बहुत ही कम किया हुआ है 32%, ठीक है। ये सिर्फ एक कीवर्ड को भी हमने चेक किया है। इसी तरह आप सारे कीवर्ड्स को चेक करेंगे। पहली बात तो ये कि मैंने कहा ना कि कीवर्ड टारगेट ही सही नहीं हुए। अब नीचे आए जरा, वो दिखा रहा है कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है। अब यहाँ पे पता लग रहा है मैं क्या क्या गलतियां इनको आपने पढ़ना है। अब इसको एनालिसिस आपने करनी है। हम एसईओ को देखते हैं, अब हम एसईओ को देख रहे हैं, वो हमें कह रहा है कि भाई यहाँ ठीक है, यहाँ गलत है, इसको ठीक करो, इसको इम्प्रूव करो, ठीक है। और नीचे अदर में क्या कहता है मिसिंग द डोमेन अकेडमी लाहौर। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है? स्टॉप वर्ड्स, नन ऑफ द कीवर्ड्स इज अननोन। स्टॉप वर्ड्स नहीं लिखे हुए, ठीक है। स्टॉप वर्ड्स फॉर एसईओ। जी पढ़ ले, कोई मुश्किल काम है सीखना। जो कुछ ने मुझे कहा मैंने खुद ही गूगल कर दिया, इसलिए मेरे सामने आ गया सब कुछ। कहता है मैंने कहा भाई एसईओ के लिए स्टॉप वर्ड्स मुझे बताओ कौन से होते हैं। कहता है भाई ये वाले वर्ड्स आपने यूज करने हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये तो कंटेंट राइटिंग करते हुए इशू है हमारा, कंटेंट लिखने का इशू है हमारा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अगर चैट जीपीटी में जाके लिखवाऊंगा तो मैं उससे कहूंगा कि ये लिख दो, नहीं तो भाई ये देखो ना कौन से वर्ड्स हैं, इनको यूज करो। अपना जो कंटेंट लिखवाया आपने 5 सेंटेंसेस लिखवाए हुए हैं, कोशिश करके 5 सेंटेंसेस में से इनमें से कौन से वर्ड्स उसमें फिट होते हैं, वो वाले वर्ड्स उसमें फिट करो। बट, फॉर, इट, एंड, एन, समझ रहे क्या कह रहा हूं भाई? इंग्लिश लिख रहे हैं ना, इंग्लिश लिखते हुए कहता है आपने जो वेबसाइट का कंटेंट लिखा हुआ है आपने स्टॉप वर्ड्स का इस्तेमाल बहुत कम किया हुआ है, ठीक है। स्टॉप वर्ड्स कौन से हैं? कहता है भाई एन, बी, एंड, इट, फॉर। आमतौर पर हम जब भी कोई कंटेंट लिखते हैं ये सारे वर्ड्स उसमें होने चाहिए, होते हैं ना, किसी को मैसेज देने के लिए। तो अब हमको ये कह रहा है कि आपने इस कीवर्ड के साथ इन वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया हुआ, तो कह रहा है इन कीवर्ड के साथ आप इनका इस्तेमाल नहीं करो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा भाई वो सिंगल वर्ड मिल रहा है उसको कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं मिल रहा। किसी कॉन्टेक्स्ट में कीवर्ड होने मैं कह रहा था ना कि आपको कीवर्ड कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए, यानी कि आपको ऐसा ना हो रहा हो कि जैसे तकिया कलाम है हमारा भी कीवर्ड, हाँ, जब जो टेक्स्ट लिख रहे हैं, जो मैसेज दे रहे हैं, इस मैसेज की शक्ल में हम लोग ये बात करना चाह रहे हैं। हमारा मैसेज क्या है एक्चुअली? मतलब मैसेज ये तो नहीं है कि ऑनलाइन एमडी कैट प्रिपरेशन
फिर थोड़ी देर बाद ऑनलाइन एमडी कैट प्रिपरेशन, फिर थोड़ी देर बाद अब आपको ऑनलाइन एमडी कैट प्रिपरेशन के लिए कोई मैसेज बनाना है, उस मैसेज के साथ ऑनलाइन एमडी कैट प्रिपरेशन आए, फिर वो कहता है कि उसके साथ ये स्पोर्टिंग वर्ड्स होने चाहिए। ये स्पोर्टिंग वर्ड्स कौन से हैं? स्टॉप वर्ड्स। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जरा वापस आ जाते हैं लेक्चर में। अब आपको अंदाजा होगा कैसे चेक करना है, और अभी मैंने आपको कीवर्ड्स को टेस्ट करने का तरीका बताया। उसके अंदर पूरी वेबसाइट की एसईओ की टेस्टिंग है, सारी टेस्टिंग है ना। अभी मैंने आपको सिर्फ कीवर्ड्स की टेस्टिंग का बताया। अब आ जाते हैं ऑफिस अपने लेक्चर पर, और आज हम पहले बात करने जा रहे हैं कैनोनिकल की। जो लेक्चर की मैं स्लाइड खोलूं और मैंने जो आपको ऑल पीडीएफ भेजी हुई है, अगर उसमें से आप किसी पे क्लिक करो, मुझे मैसेज करें ग्रुप में कि ये वाली करप्ट हुई है फाइल, हाँ करप्ट हो सकती है कुछ फाइल इसमें, तो मुझे आपने मैसेज करना है, फिर मैं आपको दोबारा से सही सोर्स से उसको भेज दूंगा। अच्छा, अब हम पहले ये समझ लेंगे व्हाट इज कैनोनिकल। कैनोनिकल है क्या चीज़? कैनोनिकल को समझने से पहले हमें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा डुप्लीकेशन का। कि डुप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? डुप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि हम ये कहते हैं भाई हमारी एक वेबसाइट है, क्या हमने अपनी वेबसाइट में यूनिक कंटेंट लिखा हुआ है कि किसी दूसरी की वेबसाइट से हमने कॉपी किया हुआ है? एक सेंटेंस कॉपी किया हुआ है तो भी कॉपी किया हुआ है। सबसे पहले हमारा क्राइटेरिया ये है कि हमारी वेबसाइट के अंदर जो मैसेज है, जो कंटेंट की शक्ल में हम मैसेज दे रहे हैं, वो यूनिक होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमने किसी की वेबसाइट से पिक किया हो। इवन ऐसा हम यूँ करेंगे भाई चलो एक सेंटेंस कहीं से उठाते हैं, एक सेंटेंस कहीं से उठाते हैं, तो सारा एक वेबसाइट का तो नहीं होगा ना। तो हमें थोड़ी सी भी डुप्लीकेशन नहीं करनी। अगर वो हमें बेशक थोड़ी सी अलाउ करे तो भी नहीं करनी। गूगल हमें ये कहता है कि आपकी वेबसाइट की एसईओ में कंटेंट इज द किंग। मतलब कंटेंट इज द किंग का मतलब क्या हुआ कि सब कुछ ही आपका कंटेंट है। यानी अगर आपने अच्छा कंटेंट लिखा हुआ है यूजिंग कीवर्ड्स, यूजिंग स्टॉप वर्ड, और स्टॉप वर्ड की बात समझ में आ गई ना कि बीच में हमने स्टॉप वर्ड भी यूज किए हुए हैं। हाँ, अब वो आगे बात करते हैं। स्टॉप वर्ड्स, फिर आपने आसान इंग्लिश लिखी हुई है, कंफर्टेबल इंग्लिश लिखी हुई है, फिर आपने छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, आसान वर्ड लिखे हुए हैं। किसी को आपकी वेबसाइट पढ़ने के लिए डिक्शनरी खोलने की जरूरत नहीं पड़ रही साहब। आम बंदा भी जो कुछ इंग्लिश जानता है, कॉमन वर्ड के साथ आपके वर्ड्स को अंडरस्टैंड कर लेता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी वेबसाइट का कंटेंट अच्छा कर, आपकी वेबसाइट का कंटेंट मिनिमम 400 to 500 वर्ड्स का होना चाहिए। वेबसाइट का कंटेंट, वेबसाइट का कंटेंट मतलब मैं होम पेज की बात कर रहा हूँ। मैं इस वक्त आर्ट की बात नहीं कर रहा, इमेज की बात नहीं कर रहा, हेडिंग स्टाइल की बात नहीं कर रहा, टाइटल की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी वेबसाइट का कंटेंट। और वेबसाइट का कंटेंट वो है जो यूजर देखते हैं। तो यूजर जो देखते हैं वो मेटा नहीं है। यूजर ना टाइटल देख रहा है ना मेटा देख रहा है। यूजर तो वो देख रहा है जो आपकी वेबसाइट की बॉडी में नजर आ रहा है उसको। तो इसका मतलब है मैं कंटेंट उसी को कह रहा हूँ जो वेबसाइट की बॉडी में है। जो चीज़ें आपने बॉडी में लिखी हुई हैं वही कंटेंट है आपका। तो कंटेंट आपका मिनिमम 400 to 500 वर्ड्स, मैक्सिमम 1500 वर्ड्स का होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंटेंट लिखते हुए सारी शर्तें, ये तो हमें क्लियर हो गया कि भाई डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। डुप्लीकेशन का कुछ कैनोनिकल से लेना देना नहीं है। हाँ, सबसे पहले मैंने आपको चेक करवाया कि डुप्लीकेशन क्या है, और अब मैं कहता हूँ कि कैनोनिकल किसको डुप्लीकेट कह रहा है। कैनोनिकल टैग कहता है कि भाई आपका कंटेंट डुप्लीकेट है आपकी वेबसाइट के ऊपर, आप ही का कंटेंट डुप्लीकेट है, किसी और का नहीं है। मतलब मेरा जो होम पेज पे मैसेज है वही वाला मैसेज पूरा नहीं, मे बी एक सेंटेंस या एक छोटा पैराग्राफ या नंबर ऑफ छोटे छोटे पैराग्राफ मेरे अबाउट अस के पेज पर। वही मैसेज जो मेरा होम पेज पर है वही मैसेज मेरा अबाउट अस के पेज पर भी है। अब डुप्लीकेशन हो गई, मगर ये वो डुप्लीकेशन नहीं है जिसको गूगल मना कर रहा था कि भाई किसी का कंटेंट नहीं लेना, ये तो मेरा ही कंटेंट है। तो इस डुप्लीकेशन से मुझे क्या नुकसान, पहले तो हमने ये देखना है। अच्छा, अब हमारी वेबसाइट है रैंक होने, हम रैंक करवा रहे हैं ना, और हम कर क्या रहे हैं बेसिकली अपने कंटेंट का मुकाबला कर रहे हैं किसी दूसरे के कंटेंट से। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, एक कंपटीटर और पैदा हो गया कि हमारा कंपटीटर हमारा ही पेज बन गया ना एक दफा और, कि भाई एक कंटेंट हमारा होम पर है और वही वाला कंटेंट हमारा अबाउट पे भी है, और उसी तरह का कंटेंट हमारी वेबसाइट के कंपटीटर्स करते हैं। तो अब गूगल को कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई आपका ये जो वेबसाइट का कंटेंट है मैं किसको ऑप्टिमाइज करूँ, होम पेज को या अबाउट अस को। इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, कैनोनिकल का टैग लगा लेते हैं उस जगह पर
जहां पर कॉपी टेक्स्ट होता है। मिसाल के तौर पर मेरा कंटेंट कुछ पड़ा हुआ है होम पेज पर और मेरा कंटेंट कुछ पड़ा हुआ है अबाउट अस के पेज पर। अब जो होम पेज पर कंटेंट है मैं कहता हूँ ये मेरा मास्टर कंटेंट है, क्योंकि भाई होम पेज की तो मैं रैंक करवाना चाहता हूँ, अबाउट अस के पेज को तो मैं रैंक नहीं करवाना चाहता ना। हाँ मैं कहता हूँ होम पेज पे जो बंदा पढ़ता पढ़ता अबाउट अस पर चला जाए, फाइन, वो तो अबाउट अस पर पहुंच गया, लेकिन मैं अबाउट अस को रैंक नहीं करवाऊंगा। आप देखते हैं कि जब भी वेबसाइट रैंक होती है तो हमेशा मेन यूआरएल रैंक हुआ होता है ना ज्यादा। बहुत सारी डिटेल जब हमने रैंकिंग करनी होती है तो हम दूसरे पेजेस पर जाते हैं, लेकिन पहले हम क्या करते हैं, होम पेज के ऊपर रैंक करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंटेंट होम पेज पर पड़ा है वो ओरिजिनल है और जो दूसरे पेज पर पड़ा है वो कैनोनिकल है। अब हम गूगल को ये बताने के लिए कि भाई ये जो अबाउट अस पे पड़ा हुआ है ये डुप्लीकेट है, आप इसको क्रॉल नहीं करो बल्कि इसकी जगह पर होम पेज को क्रॉल करो। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई क्राउलर तो याद है ना, मैंने क्या स्टोरी सुनाई है क्राउलर की आपको, क्राउलर ही हमारी वेबसाइट को इंडेक्स कर रहा है। क्राउलर आता है आपकी वेबसाइट, जैसे मैं क्राउलर हूँ आपका, हाँ 3 महीने तक आपको क्राउल करूंगा, 3 महीनों के बाद क्या होगा, इंडेक्सिंग हो जाएगी कि नहीं होगी, पता लग जाएगा भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 7 इस तरह ऑनवर्ड आपकी पोजीशन बन जाएंगी कि नहीं बनेगी। तो इसका मतलब है मैं क्या कर रहा हूँ, आपको क्राउल कर रहा हूँ, क्राउल करने के बाद मैंने क्या करना है, आपको इंडेक्स करना है। इंडेक्स मतलब आपका रिजल्ट। तो गूगल में भी तो यही हो रहा है, गूगल में भी तो रैंकिंग होने लगी हुई है ना। तो अब मैं क्राउलर को मना कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई अबाउट अस को नहीं देखो, कब, जब कंटेंट कॉमन हो अबाउट अस में और होम पेज में। तो जब कंटेंट कॉमन हो तो क्या करना है, आपने अबाउट अस से मूव करना है क्राउल करने के लिए और कहाँ चले जाना है, होम पेज। ये मैसेज देने के लिए मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा कैनोनिकल का टैग। समझ में आ गया कैनोनिकल के टैग का पर्पस क्या होता है, ठीक है। ये अभी एक पर्पस बताया, अभी एक टेक्निकल पर्पस और बताते हैं हम इसका। इसका मतलब क्या हुआ कि कैनोनिकल को कहाँ लगना चाहिए, मास्टर पेज पर के कॉपी पेज पर, कॉपी पर, मास्टर पे तो नहीं ना भाई, मास्टर पर तो भेज रहे हैं, मास्टर पर उसको भेजने हैं, कॉपी पे कहना है कि भाई ये ओरिजिनल नहीं है, यहाँ से जाओ, ओरिजिनल वो पड़ा हुआ है उधर जाओ उसको क्रॉल करो, मुझे नहीं क्रॉल करो। इसका मतलब क्या हुआ कि हम कह सकते हैं कि कैनोनिकल जो है एक वर्चुअल रीडायरेक्ट भी है। वर्चुअल रीडायरेक्ट, वर्चुअल रीडायरेक्ट का क्या मतलब है कि भाई कोई भी बंदा आता है उसे कहते हैं भाई ये शॉप यहाँ नहीं है, उधर चले जाओ उस जगह पर, तो ये रीडायरेक्ट हो गया ना। अब देखें मैं इसको वर्चुअल रीडायरेक्ट क्यों कह रहा हूँ, फिजिकल रीडायरेक्ट क्यों नहीं कह रहा। देखें आपकी वेबसाइट को 2 एक्सेसेस हैं, एक क्राउलर का और एक यूजर्स का। एक बंदा कोई कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, मोबाइल पे बैठा हुआ है, कोई कीवर्ड लिखता है और आपकी वेबसाइट आ जाती है, तो ये आपकी वेबसाइट को कौन एक्सेस कर रहा है, बंदा एक्सेस कर रहा है। जिसको हम बोलते हैं, अगर कोई बंदा लिखे, कीवर्ड लिखे, MD कैट रिप्रेशन लिख के एंटर करे और उसके ऊपर वेबसाइट आ रही है स्टार्स अकेडमी की, जब उस पर क्लिक करे तो जियो टीवी की वेबसाइट पर चला जाए। इसका मतलब क्या हुआ, रीडायरेक्ट लगाया हुआ उसने, फिजिकल रीडायरेक्ट है ना ये पूरे का पूरा, हम वेबसाइट से ही मूव करके उधर आ गए हैं। लेकिन वर्चुअल रीडायरेक्ट में क्या हो रहा है कि एक बंदा लिख रहा है ना MD कैट रिप्रेशन, तो वो होम पेज की बजाय कहाँ जा रहा है, वो होम पेज की बजाय जा रहा है अबाउट अस पर। तो अबाउट अस में क्राउलर उसे कह रहा है कि भाई यहाँ नहीं, लेकिन जो विजिटर अबाउट अस पर है आपको लगता है वो मूव करेगा, नो, विजिटर मूव नहीं कर रहा, क्राउलर मूव कर रहा है, ठीक है। सो इसको हम बोले वर्चुअल रीडायरेक्ट, यानी जब विजिटर और क्राउलर दोनों मूव करते हैं तो हम बोलते हैं फिजिकल रीडायरेक्ट, और जब हम सिर्फ क्राउलर को मूव करवा रहे होते हैं तो उसको हम बोलते हैं वर्चुअल रीडायरेक्ट, यानी कि वो वर्चुअली रीडायरेक्ट किया है लेकिन वेबसाइट जो खुली थी वो वही खुली रहेगी। यानी कोई बंदा अगर किसी भी तरीके से अबाउट अस के पेज पर आया और क्राउलर ने अगर कहा कि भाई गूगल ने कहा क्राउलर को इधर से होम पर चले जाओ, तो क्राउलर होम पर जाएगा, विजिटर उधर ही रहेगा। फायदा हमें क्या हो रहा है कि कंफ्यूजन खत्म कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको लगे कि आपके 3 टैब्स हैं, उनमें से कोई एक ऐसा टैब है जो मेन पेज को यूज कर रहा है, तो आप उसके अंदर जाकर क्या यूज करोगे, कैनोनिकल। हम उसमें जाकर कैनोनिकल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी कैनोनिकल का इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे, जहां पर डुप्लीकेट इस्तेमाल हो रहा होगा, यानी हम ये कहेंगे ये जो कॉपी होगी वहां कैनोनिकल लगेगा और जो कॉपी नहीं होगी उसका एड्रेस देंगे, जो असल वाला होगा उसका एड्रेस। कैसे, ये अब टैग आ गया। नंबर 2, कैनोनिकल का टैग कहां पे लगेगा, कैनोनिकल का टैग हेड में लगेगा।
कैनोनिकल का टैग किस जगह पे लगेगा? हेड पोर्शन में लगेगा। ये कंफर्म बात होगी। जैसे अभी हमने टाइटल हेड में लगाया, मेटा हेड में लगाया, फेविकॉन हेड में लगाया, अब मैं कह रहा हूँ कैनोनिकल भी हम हेड में लगाएंगे। अच्छा, अब जरा देखिएगा, जी लिंक। अब ये टैग को जरा समझ लें। टैग क्या है? लिंक रिलेशन इक्वल्स टू कैनोनिकल। कहाँ लग रहा है? सिंपल सी बात समझ लें, लग कहाँ पर है? जो जिसको आप कॉपी समझ रहे हैं ना, वहां लग रहा है। जिसको आप ओरिजिनल समझ रहे हैं वहां नहीं लग रहा, जिसे आप कॉपी समझ रहे हैं वहां लग रहा है। तो हमने कहा लिंक रिलेशन इक्वल्स टू कैनोनिकल। उसके बाद आगे href और पूरा एड्रेस बताना है अपने मेन पेज का, जहां आप लेकर जाना चाहते हैं, आपने उसका पूरा एड्रेस बताना है। ये एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है? अभी मॉज पर जाओ, ये वाला लिंक है जिस पर लेकर जा रहा है, यानी कि आपने पूरा एड्रेस बताना है। HTTPS से लेकर फाइल तक पूरा, यानी आपका यहाँ पर एड्रेस जो बताना होगा, ये नहीं कहना कि index.html नहीं कहना, बल्कि पूरी फाइल का नाम लिखना है। ठीक होगा? क्लियर होगी बात? कैनोनिकल कैसे यूज होगा ये भी पता लग गया। टैग क्या होगा ये भी पता हो गया, लग गया किस जगह पर लगेगा, है ना? अच्छा, अब जरा कैनोनिकल का एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं, और वो आपने मुझे पहले समझाना है, फिर मैं आपको समझाऊंगा। हाँ, कैसा है? ये मैं एक वेबसाइट खोलता हूँ। अभी एक वेबसाइट खुली है, आपने मुझे कुछ समझाना है। ओके, खुल गई वेबसाइट। ये इसी तरह की वेबसाइट आपको मैं ऑफलाइन भी खोल के देता था, ऐसे ही है ना? दिखाता था ना खोल के, जब हम एडिटिंग कर रहे थे बार बार खोलते थे। लेकिन उस वेबसाइट को जब मैं खोलता था तो कैसे खोलता था? क्या ऐसे खोलता था? URL देखें जरा इसका। नहीं, ऐसे नहीं खोलता था। कैसे खोलता था? जो आता है जेन में बोलते हैं, कोई गड़बड़ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जो ऑफलाइन पड़ी होती थी मैं उसे कैसे खोलता था? फाइल्स में जाकर खोल लिया। जब URL पे क्या आता था ये पूछना। URL में इस फाइल की एंड पे क्या होता था? एंड पे क्या होता था? बोले कुछ आपको पता है? बोलेंगे एंड पे क्या आता है? जब आप ऑफलाइन अपनी वेबसाइट खोलते हैं, स्टार्ट में तो फाइल लिखा होता है। फाइल है, पता लग गया अभी ये ऑफलाइन है। अब ये जो एंड पे लिखा है ना .org लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, ये लाइव वेबसाइट है ना, वहां पर क्या लिखा होता था? पूरा नाम बोलो, पूरा फाइल का नाम बोलो। क्या नाम था फाइल का? इंडेक्स.html। ठीक है, अब देखेंगे, अब देखिएगा क्या होता है। परेशान हो गए आप लोग हैं, परेशान ही करना था आपको। अब जरा मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, ये इसका होम पेज ही है ना, ये भी इसका होम पेज है, इस पर क्लिक करें। अब देखते हैं अब क्या होता है। अब क्या है? अब URL पढ़ें क्या है? पहले क्या URL था? इसका मतलब क्या हुआ? 2 URL हो गए यहाँ भी। अब आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, क्या ये भी 2 URL है कि नहीं है? इनमें भी एक ओरिजिनल है और एक कॉपी है कि नहीं है? हालांकि ऐसे नहीं है, ऐसे है नहीं, मगर लग ऐसे ही रहा कि ऐसे है। क्योंकि जब हम लोकल खोलते थे तो सिर्फ इंडेक्स की फाइल को खोलते थे तो हमारी वेबसाइट लोड हो जाती थी। लेकिन जब हमने लाइव किया तो होस्टिंग मुझे कहता है कि भाई आपकी जिस फाइल का नाम इंडेक्स होगा उसको मैं ऑटोमेटिकली होस्टिंग में लाइव कर दूंगा, आपको फाइल का नाम बताने की जरूरत नहीं। मगर ये बात होस्टिंग मुझे कह रही है ना, ये बात क्रॉलर तो नहीं कह रहा। क्रॉलर मुझे क्या कह रहा है? कहता है भाई कोई एक चीज अगर 2 दफा खुलेगी तो मैं उसे डुप्लीकेट ही समझूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि क्रॉलर इसको भी डुप्लीकेट समझ रहा है। इसीलिए हमने वो टैग किया। समझ आई बात? इसका मतलब क्या हुआ कि और जितने भी कैनोनिकल आपको लगाने पड़ेंगे वो तो आप लगाएंगे ही। एक ये वाला कैनोनिकल तो पक्का है, ये तो हर वेबसाइट के लिए लगना है ना, ये वाला कैनोनिकल। अब करें कंट्रोल यू। मैं क्या, अब कंट्रोल यू करते हैं। अब इसको देखते हैं जरा, कैनोनिकल ढूंढें इसका कहाँ जी। अब ये फाइल कौन सी है देखें। अभी मैंने जिसको कोडिंग किया index.html है, index.html है। अब इसका कैनोनिकल पढ़ें आप, कहाँ है? लाइन नंबर 13 में है ना, ये वाला। समझ में आ रहा है क्या है? क्या किया हमने? हमने कहा अब क्रॉलर को ये बता रहे हैं कि भाई index.html करते हैं तो भी होम पेज खुलता है, dckitchen.org लिखते हैं तो भी होम पेज खुलता है। तो क्रॉलर कह रहा है मुझे बताओ इनमें से असल वाला कौन सा है? हालांकि एक्चुअली वो एक ही है, लेकिन क्रॉलर को वो 2 लग रहे हैं, इसलिए कि वो 2 अलग एड्रेसेस से खुल रहे हैं। जब वो 2 अलग एड्रेसेस से खुल रहे हैं तो वो तो यही समझेगा कि ये 2 अलग अलग चीजें हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने index.html की फाइल में गया। भाई मैं org की तो कोई फाइल ही नहीं है,
ORG की तो कोई फाइल नहीं है ना, वो तो वर्चुअल एड्रेस है। तो मैं इंडेक्स की फाइल में गया और इंडेक्स की फाइल में मैंने कहा कि भाई ये वाली जो फाइल है एक्चुअली ये कैनोनिकल है किसका, किसका, प्रोफेशनल किचन डॉट डीसी किचन डॉट ORG का। अब यहाँ पर URL नहीं है भाई, URL तो वही वाला है ना, इंडेक्स, इंडेक्स के साथ ही क्रॉस हो रहा है ना ये। तो एक ये वाला कैनोनिकल तो आपकी हर वेबसाइट में लाजमी लगना है उसकी वेबसाइट के मुताबिक, यानी उसकी वेबसाइट। मिसाल के तौर पर अभी मैंने प्रोफेशनल किचन खोल दिया ना, तो इसका URL क्या बन गया, प्रोफेशनल किचन डीसी किचन। अगर फॉर एग्जांपल मैंने कैनोनिकल खोलना होता डीसी किचन का, उसका स्टार्स कॉलेज का, तो इंडेक्स की फाइल खुलती तो यहाँ पर कैनोनिकल क्या लगा होता, https://starscollege.edu.pk। अगर मेरी वेबसाइट जो है वो होती carpetwashingservices.com, तो ऊपर तो इंडेक्स फाइल खुलती है उसकी, तो यहाँ पर https में क्या लिखा होता, carpetwashingservices.com। यानी बेसिकली ये दो एड्रेसेस हैं जो आपस में एलियस होने लगे हुए हैं, एक ही नाम है दोनों के, दोनों का कंटेंट भी एक जैसा ही है, बिल्कुल एक जैसा कंटेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आगे जहां पर डुप्लीकेट है वो तो आप करेंगे कंट्रोल, लेकिन ये होम पेज का भी आपने पकड़ना है और ये आप क्रॉस उसमें जाकर घर जाकर खुद चेक कीजिएगा एसईओ चेक करने, क्या वो आपको बताएगा, ये चेक करके बताता है कि भाई आपने कैनोनिकल यूज किया कि नहीं किया। अगर आपने कैनोनिकल यूज नहीं किया तो वो आपको कह रहा होगा कि भाई आपका एसईओ का स्कोर कम है, ये वाला फैक्टर आपने क्यों नहीं यूज किया, कैनोनिकल यूज करो, ये यूज करने को कह रहा है वो आपको, इस तरह कैनोनिकल यूज करने को कह रहा है। इस कैनोनिकल की बात कर रहा है वो सबसे पहले। वो जो दूसरा कैनोनिकल है वो तो शायद बताई ना आपको, वो हमने खुद हैंडल करना है, वो तो हम हैंडल कर रहे हैं ना। अगर नहीं हैंडल करेंगे तो क्या होगा, हमारे ही डुप्लीकेट पेज ऊपर नीचे होते रहेंगे। कभी अबाउट अस आएगा, हो सकता है अबाउट अस ही आता रहे, मेन पेज ही ना आए। इसको गूगल को तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना, गूगल को प्रॉब्लम इससे है कि आपने होम पेज को कैनोनिकल किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, लेकिन हमने दूसरे को भी करना है। समझ में आ गई कैनोनिकल की सारी स्टोरी। सही उसी सूरत में लगेगा जब हमारा कंटेंट दूसरे पेज या अकाउंट्स में होगा, तभी हम ये टाइप में ये तो उस, लेकिन ये अब ये वाला जो सिनेरियो इस वक्त हम पढ़ रहे हैं, इस सिनेरियो में तो ये बात भी नहीं है। ये जो सेकंड पहला सिनेरियो तो डुप्लीकेट का था ना, ये दूसरा सिनेरियो डुप्लीकेट का तो नहीं है। दूसरा सिनेरियो तो है कि कोई भी वेबसाइट होगी उसके दो नाम होंगे, एक index.html और एक उसका URL, डोमेन नेम। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फिर कैनोनिकल हो रहा है ना, फिर कॉपी हो रहा है, फिर डुप्लीकेट हो रहा है। तो अब फिर मैं इंडेक्स में जाकर ये लगाऊंगा, सिर्फ फर्क क्या होगा कि यहाँ पर उस वेबसाइट का नाम आएगा जिस वेबसाइट के प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है। यानी दो कैनोनिकल हो गए ना, एक कॉपी वाला कैनोनिकल। मैंने कहा ये जो कॉपी वाला कैनोनिकल है, गूगल आपको नहीं कहेगा कि भाई वो अबाउट अस में भी लिखा हुआ है तो होम पेज में भी लिखा हुआ है तो क्यों किया हुआ है ऐसा, वो हम खुद करेंगे तो क्राउलर ज्यादा अच्छे तरीके से मेरी होम पेज को इंडेक्स करेगा। लेकिन ये वाला कैनोनिकल अगर मैं नहीं लगाऊंगा तो गूगल मेरा पॉइंट माइनस करेगा, वो कहेगा भाई आपने होम पेज को कैनोनिकल नहीं किया हुआ, होम पेज को कैनोनिकल करें, ठीक है। देखिएगा अगर जल्दी से मैं दिखाता हूँ, मैंने आगे भी कुछ करवाना है कि क्या कैनोनिकल यहाँ नजर आ रहा है आपको क्या नहीं आ रहा। अच्छा अभी हम आगे आए हुए थे है ना, वापिस आए थे पीछे, ये तो हम सिर्फ उसमें थे ना, एसईओ में थे, कीवर्ड की एसईओ देख रहे थे ना सिर्फ। अब देखते हैं वापस आए, जरा देखते हैं कि कैनोनिकल की बात कर रहा है यहाँ कहीं के नहीं कह रहा। स्क्रीन पर जूम कर क्या वो नजर नहीं आ रहा, जूम कर ले। अच्छा जूम आता है तो जूम कर लो, ठीक है। कैनोनिकल इधर है, अभी गुजर गए यहाँ से, ये आ गया 9 मिनट और 30 जी। नहीं लगा हुआ ना इसमें, इसमें नहीं लगा हुआ अभी। इसका मतलब जैसे ही मैं लगाऊंगा तो यहाँ शो करेगा कि लगा हुआ है। अभी मेरे पास एक और ऑप्शन है, प्रोफेशनल किचन को लाएं यहाँ पर, उसका कैनोनिकल देखते हैं लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ।
अच्छा बहुत हो गया अब आपके, ठीक है। अब आप मोबाइल पर जाएंगे, कहता है ठीक है, ये आपके साथ भी होगा। अच्छा ये लिखा हुआ है ट्राई फॉर फ्री, तो अगर ये पूरे हो जाएंगे ना तो फिर 4-5 आपको और मिल जाएंगे ट्राई फॉर फ्री करके। ट्राई फॉर फ्री करें, लॉगिन कर लें, फिर मिल जाएंगे, ठीक है। एक बार मिलेंगे, फिर आप मोबाइल पे करो ना, ये लो पैसे देने हैं तो यहाँ दें, ये लिखा हुआ है रजिस्टर फॉर फ्री, इसमें आप लॉगिन कर लें। और इसमें वो क्या कहता है 50 पर डे में कितने डॉलर हैं, $50 हैं। और अगर आपकी एजेंसी है तो 200 पर डे में इतने मिलेंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, हमारे पास डिफरेंट मशीन होंगी, हम अलग-अलग मशीन पे चेक कर लेंगे, ठीक है। चलो जी अब आ जाए वापस। अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो है इंडेक्सिंग की, बार बार बात कर रहे हैं हम। अब 2 फाइलें और चीज़ें हैं। अब ये जो है किस कैटेगरी में आता है, कैनोनिकल की कैटेगरी क्या है, क्या ये ऑन साइट एसईओ है कि क्या ये टेक्निकल एसईओ है, ठीक है। अब ऑन साइट एसईओ को हम डिफाइन कैसे कर रहे थे कि जो चीज़ें हम वेबसाइट के ऊपर लिख रहे हैं वो ऑन साइट एसईओ है, ऐसे ही है ना। तो अगर इस एंगल से देखें तो ये ऑन साइट एसईओ है, अगर इस एंगल से देखें तो ये ऑन साइट एसईओ है। लेकिन गूगल इसको कहता है कि ये टेक्निकल एसईओ है। और ये टेक्निकल एसईओ ये गूगल ने बड़ा कोई शुरू से नहीं कहा था कि 3 चीज़ें नहीं बताई थी। शुरू में जब एसईओ शुरू हुई थी ना तो उस वक्त ऑन साइट एसईओ थी और ऑफ साइट एसईओ थी, बस। टेक्निकल एसईओ नाम की कोई चीज़ नहीं थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता गूगल ने नए एल्गोरिथम लॉन्च किए, चीज़ों को कैटेगराइज किया, तो उसमें से उसने ऑन साइट एसईओ में से कुछ चीज़ें ऐसी निकाली जो टेक्निकल थी, तो उसने कहा भाई ये टेक्निकल एसईओ में फॉल करता है। तो ये जो कैनोनिकल है ये टेक्निकल एसईओ का पार्ट भी है और ये ऑन साइट एसईओ का पार्ट भी है, ठीक है। अब हम जरा कुछ टेक्निकल एसईओ की कुछ और चीज़ें भी देखने जा रहे हैं। उनमें से एक चीज़ है हमारे पास साइट मैप और एक चीज़ है हमारे पास robots.txt। क्या हमारी वेबसाइट का साइट मैप बना हुआ है कि नहीं बना हुआ? सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं साइट मैप है क्या चीज़। साइट मैप किसको कहते हैं? साइट मैप ऐसी है ना जैसे भाई पीक्स विजन की गूगल लोकेशन है, तो किसी ने अगर आना होता है तो हम उसको लोकेशन भेज देते हैं, ठीक है। अब हम ये कहेंगे अगर आपकी वेबसाइट की भी एक गूगल लोकेशन है, वेबसाइट की एक गूगल लोकेशन तो नहीं है ना, नहीं है भाई। गूगल पे तो वेबसाइट पे गूगल सड़क पे तो नहीं है ना, रोड पे तो नहीं है, उसकी गूगल लोकेशन तो कोई नहीं है वेबसाइट की। लेकिन वेबसाइट पे जो आ रहा है वो कौन है? विजिटर। और वो कौन है? क्राउलर। अब वो क्राउलर जब आपकी वेबसाइट पर आता है और आकर फिर वो देखता है कि भाई ये वेबसाइट कैसी बनी है, आकर ही देखेगा ना, आने से पहले तो उसे नहीं पता लगेगा, उसकी वेबसाइट के स्ट्रक्चर का भी नहीं पता लगेगा, मेन्यू स्ट्रक्चर क्या बना हुआ उसका, भाई कौन कौन से टैब्स हैं, किस टैब के अंदर क्या चीज़ पड़ी हुई है, स्ट्रक्चर नहीं पता उसको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्राउलर जब हमारी वेबसाइट पे आएगा तो उसको जो टाइम स्पेंड कर रहा होगा उसको पहला एनालिसिस तो यही करना होगा कि इस वेबसाइट का स्ट्रक्चर मुझे अंडरस्टैंड हो जाए, उसके बाद वो दूसरा काम की ओर करेगा। मैं ये चाहता हूँ कि जब क्राउलर हमारी वेबसाइट पर आए तो आने से पहले उसको मेरी वेबसाइट के साइट मैप का पता हो, यानी मेरी साइट मैप का मतलब मेरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा स्ट्रक्चर है, बजाय इसके कि वो देखे जाकर पहले होम को खोले, देखे इसमें क्या है, फिर देखे कोर्सेज में आगे कितने टैब्स हैं, उस टैब के आगे कितने टैब्स हैं, तो काफ़ी एफर्ट है, काफ़ी टाइम तो इसमें लगेगा। तो हम चाहते हैं ऐसा ना हो, बल्कि हम उसको पहले से ही अपना साइट मैप दे दें कि भाई ये हमारी वेबसाइट का साइट मैप है। इसका मतलब ये हुआ कि ये साइट मैप सिर्फ कंप्लीटेड साइट्स का होगा, साल के जो भी बन रही हैं बीच में है उनका स्ट्रक्चर तो भी पूरा डिफाइन भी नहीं हुआ। अभी हो सकता है कि 2 महीनों के बाद स्ट्रक्चर में कुछ चेंज आ जाए। तो जिन वेबसाइट्स को हमने कंप्लीट कर लिया होता है हम क्या करते हैं उसका साइट मैप बनाते हैं। साइट मैप ऐसे ही है जैसे मेरे किसी जगह मूव करने के लिए गूगल लोकेशन की ज़रूरत है, क्राउलर को आपकी वेबसाइट पे आने के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए आपकी वेबसाइट के साइट मैप की ज़रूरत है। जब उसके पास साइट मैप होगा तो उसको अंदर सारा पता लग गया मैंने कैसे घूमना है, कहाँ पर कौन सी चीज़ है, टाइम सेव होगा ना उसका। अच्छा सबसे पहले अब हम ये देखते हैं, 2 चीज़ें हो गई हैं, साइट मैप बनाना और साइट मैप देखना। क्या ख्याल है? 2 अलग-अलग चीज़ें है ना भाई। देखें पहले तो देखते हैं कि साइट मैप है कि नहीं है, उसके बाद नहीं है तो फिर बनाना कैसे है, दूसरी बात ये। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि क्या किस किस वेबसाइट का साइट मैप है और किसका नहीं है। क्या लिखा है जी? साइट मैप .xml आ गया। इसका मतलब है कि है इसका साइट मैप। आप समझ रहे होंगे ये अब कोडिंग सीखनी पड़ेगी, एक और कोडिंग आ गई है, अभी एक कोडिंग से जाननी चाहिए। नहीं हमने कुछ नहीं करना इसका, ठीक है। ये हमने नहीं किया, ये ऑटो जनरेट ली हुई है। ये भी मैं आपको बताता हूँ ये हमने कैसे जनरेट किया, आप भी जनरेट करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोडिंग हमने नहीं लर्न करनी कि भाई ये क्या देखें URL लिखा हुआ है ना, URL उसके आगे
आ रहा है कि क्या चीज़ है, टैब क्या है, प्रायोरिटी, लास्ट नोटिफिकेशन, ये सब कुछ आ रहा है। यानी हमारा इसे कुछ लेना देना नहीं, हमने इसको पढ़ना भी नहीं है। हाँ, हमने सिर्फ ये साइट मैप बनाना है। इसका मतलब क्या हुआ, अभी इसका साइट मैप बना हुआ है। आ जाए अब जरा किसी और वेबसाइट को देखते हैं, stars.edu.pk। चेक कैसे कर रहा हूँ आपको पता लग रहा है? sitemap.xml। अच्छा, ये इसका फिक्स नाम है, ये भी याद रखें। इसकी फाइल का नाम क्या है? ये इसका फिक्स नाम है भाई। ये जो साइट मैप की फाइल होगी उसका नाम हमेशा यही होगा। कोई भी वेबसाइट होगी उसके ऊपर अगर उसका साइट मैप चेक करना है तो उसकी फाइल का टाइप यही है। ये HTML फाइल नहीं है, ठीक है? ये HTML फाइल नहीं है, ये XML फाइल है। अच्छा, अब जरा वापस आइए सर, देखते हैं जरा स्टार्स अकेडमी का आया कि नहीं आया। आ रहा है? इसका भी बना होगा भाई, सभी का बना होगा। जिसका नहीं बना होगा देखिए उसका क्या आता है। इसका भी बना हुआ है। एक्सप्रेशन की वेबसाइट क्या है? मैं चाह रहा हूँ किसी का तो मिले ना जिसका ना हो। ये अगर मैं ये चेक करना चाहूँ कि भाई ये कोई वेबसाइट किस में बनी हुई है, कैसे चेक होगी भाई? आखिर से कोई बताएगा मुझे? मेरे पास प्रोजेक्ट आ रहा है भाई, ये पीक विजन की एसईओ करनी है। हाँ, तो सबसे पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा ना इसका प्लेटफॉर्म कौन सा है, कोडिंग है कि CMS है। वैसे तो बुरी बात है लेकिन शुक्र है कोई मिल गई है। इसका साइट मैप नहीं है, ठीक है? इसका साइट मैप नहीं बना हुआ, ठीक है? इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला फैक्टर अप्लाई नहीं किया होगा। करेगा आगे क्या आ रहा है? ये क्या चीज़ है? 404 एरर जनरेट हुआ है। यानी साइट मैप लिखा, 404 एरर जनरेट हुआ। 404 एरर का क्या मतलब है? 404 एरर का मतलब है कि भाई ये चीज़ मौजूद नहीं है। ये जो 404 एरर है ये भी SEO का एक फैक्टर है, ये भी SEO का एक बैड फैक्टर है। सो एक देखें, एक साइट मैप नहीं बनाया और एक 404 एरर जनरेट हुआ, इसका मतलब है दो बैड फैक्टर्स हुए। 404 एरर ऐसे ही है जैसे कि आप में से कोई सर मैंने आपके घर आना है तो मैं उसको जंगलात का एड्रेस भेज, ठीक है? तो उधर पहुंच जाना। क्या ख्याल है, अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात है। तो बताइए, अब आपको ज़्यादा होगा कि 404 एरर कितना बुरा है। इसका मतलब हुआ कि अगर आपकी वेबसाइट 404 एरर जनरेट कर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि SEO का एक बहुत बड़ा फैक्टर अवॉइड कर रही है वो। और गूगल फिर ये देखेगा कि भाई प्लेटफॉर्म आप गूगल का यूज़ कर रहे हैं और रास्ता लोगों को गलत बता रहे हैं। अब ये एरर कब कब आ सकता है? एक तो ये तो कोई यूज़र नहीं ना देखेगा, मतलब ये यूज़र नहीं देखेगा, ये तो मैं चेक कर रहा था टेस्टिंग के लिए। यूज़र क्या करेगा? फॉर एग्जांपल admissions.peakstation.edu.pk, तो क्या हुआ जब एडमिशन ओपन हुए तो एडमिशन का टैब था, ठीक है, लिंक बना हुआ है एडमिशन का, लेकिन मेन वेबसाइट पर आज भी एडमिशन का लिंक बना हुआ है, एडमिशन क्लोज हो चुके हुए हैं। अब क्या करता है कोई यूज़र एडमिशन पे जब क्लिक करता है तो क्योंकि एडमिशन क्लोज हो चुके हैं तो वहाँ पर एडमिशन की फाइल उन्होंने रिमूव कर दी है। अब इसका मतलब क्या हुआ? कुछ नहीं खुलेगा, कुछ नहीं खुलेगा ना। तो फिर क्या आएगा? फिर आएगा 404 एरर। ये भी आगे आने वाले दिनों में हम ये पढ़ेंगे कि ये भी हमारा SEO ऑडिट का पार्ट है कि हमने फाइंड करने हैं 404 एरर्स अपने वेबसाइट के अंदर कि क्या इसमें 404 एरर्स हैं। और अगर फॉर एग्जांपल मुझे पता लगा भाई इसमें 80 फाइलें हैं, 20 फाइलें हैं, 10 फाइलें हैं जो 404 एरर जनरेट कर रही हैं, तो मैं डेवलपर को कहूँगा भाई ये देखिए ये क्यों जनरेट हो रहा है, इसको रिमूव करें। तो डेवलपर ये सारी चीज़ों को रिमूव करें। हम भी कर सकते हैं,
आपकी एक्सपर्टीज के ऊपर डिपेंड करती है, तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने एक्सपर्ट हो भाई। ठीक है, मैं होस्टिंग को खुद मैनेज करता हूँ ना, ठीक है, लेकिन मैं करता तो ऐसे ही हूँ। तो ऐसे होस्टिंग को आमतौर पर कौन करता होगा? डेवलपर करता होगा। ये तो अब आपकी बात है कि आप कितनी स्किलफुल हो जाते हो और कितना आप चाहते हो कि आप खुद अपने ऊपर इन्हिसार करो। आप जितना अपने ऊपर इन्हिसार करोगे तो आप सब कुछ कर सकते हो। मतलब मैं तो अपने क्लाइंट को कहूँगा कि भाई ये सही करवा दो, अगर वो मुझे कहेगा भाई मेरा डेवलपर तो दुबई चला गया, अब क्या करें, तो मैं कहूँगा भाई ठीक है, फिर मुझे अपनी वेबसाइट का वो दो यूजर नेम और पासवर्ड मैं कर देता हूँ, ठीक है, फिर मैं कर दूंगा ये चीज़ें। बेसिकली ये है क्या 404 एरर? ये तो लॉजिक समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? देखें 404 एरर जनरेट कब होगा? लिंक से होगा, ये तो पक्की बात है। किसी नए यूआरएल से 404 एरर, सो जाओ यार, क्या होगा, क्या करें? मैं आपको देख रहा हूँ, ऐसा ना सुने मैं देख नहीं रहा हूँ, ठीक है, मैं देखे बगैर नहीं पढ़ाता हूँ यार, सब देख रहा हूँ। आप चाह रहे हैं वो सो जाए और आप पढ़ लें जी। 404 एरर जब जनरेट होगा किसी लिंक से ही जनरेट होगा, खुद नहीं जनरेट होगा, किसी ना किसी लिंक से 404 एरर ने जनरेट होना है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हाइपरलिंक को समझने का तरीका बहुत आसान है भाई। टू वे ट्रैफिक है ना हाइपरलिंक, एंकर के टैग में उसका जिक्र होगा और डिस्क के ऊपर वो फाइल पड़ी होगी, ऐसे ही है ना। यानी अगर 404 एरर आ रहा है तो आप पहले हाइपरलिंक चेक करोगे और हाइपरलिंक में फाइल का नाम चेक करोगे और उसके बाद डिस्क के ऊपर जाकर उस फाइल को चेक करोगे कि क्या ये दोनों नाम आपस में मैच करते हैं। मिसाल के तौर पर हाइपरलिंक है, href में जाकर आपने लिखा हुआ है starscollege.html, लेकिन जब आप फिजिकली इस फाइल को जाकर ट्रेस करते हो तो वहां पर लिखा हुआ है starscollege123.html। अब दोनों नाम चेंज हो गए, अब एरर आएगा, अब आएगा 404 एरर, इसको मुझे ठीक करना। अभी आप डेवलपर से, कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं है, चाहे तो डेवलपर से, लेकिन एक एक को आपको देखना पड़ेगा। आपको पहले यूआरएल में, लेकिन एक एक को ढूंढना नहीं पड़ेगा क्योंकि बड़ा मुश्किल काम है। मिसाल के तौर पर एक वेबसाइट है, उसके अंदर कोई 2000 यूआरएल है और उन 2000 यूआरएल में से 150 यूआरएल 404 प्रोड्यूस कर रहे हैं। भाई 150 को मैं ढूंढूंगा कैसे एक एक करके? बड़ा मुश्किल काम है। टूल यूज करेंगे, ठीक है, बताऊंगा मैं कौन सा टूल यूज करेंगे। चलिए, अब ये तो हो गया साइट मैप देखना कि वेबसाइट का साइट मैप है कि नहीं है। ये एसईओ ऑडिट का पार्ट है, देखना। नहीं है तो मैं साइट मैप जनरेट कराऊंगा। क्यों जनरेट कराऊंगा? लॉजिक आपको पता लग गई है कि भाई साइट मैप नहीं होगा तो क्राउलर जो है वो जब विजिट करने आएगा तो उसकी टेंशन में इजाफा होगा। उसको हर दफा आपकी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को समझना है। लेकिन अगर साइट मैप होगा तो उसके लिए ये प्रॉब्लम्स नहीं है। अच्छा, अब अगला मसला क्या है? साइट मैप बनाना है। इसी वेबसाइट का हम साइट मैप बनाते हैं जी। क्राउलर कौन है भाई? ये आदमी है, औरत है, कि कोई भी नहीं है? ठीक है, क्राउलर क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है उनका अपना जो चल रहा है। अब एआई को हम तो आज से जान रहे हैं ना, एआई तो बहुत पुराना है। वो एक मूवी देखी थी, वो 90s में आई थी कि पता नहीं कब आई थी, टर्मिनेटर मूवी। वहाँ उस मूवी में उन्होंने दिखाया था एआई। कितनी पुरानी फिल्म है कि उसके अंदर फीड करते हैं, एक बंदा बनाते हैं पूरा टर्मिनेटर डिजिटल में। तो वो उन्होंने लॉन्च किया था कि आने वाले वक्त में ऐसे होगा। सो एआई मतलब हर एप्लीकेशन के पास मौजूद है। फेसबुक का अपना एआई सिस्टम है जिससे वो एड चलाने लगा हुआ खुद से। गूगल का अपना एक एआई सिस्टम है। सो ये क्राउलर बेसिकली इज नॉट फिजिकल। अभी क्राउलर का अगला टॉपिक है हमारा रोबोट्स। इसके बाद जो इसके साथ दूसरा टॉपिक जुड़ा हुआ है वो कौन सा जुड़ा हुआ है? रोबोट्स का जुड़ा हुआ है। देखें, लिखा है ना मैंने रोबोट्स, उसमें हम क्राउलर को थोड़ा सा और समझेंगे डिटेल से। अब हम ये देखने लगे हैं जी बनाना कैसे है। मैंने इस वेबसाइट को पकड़ा, ठीक है। बनाने के लिए भी मैं कोई टूल इस्तेमाल करूंगा। साइट मैप जनरेट करने के लिए मैंने टूल इस्तेमाल करना है। साइट मैप जनरेट करने के लिए टूल इस्तेमाल करना है। वो टूल कौन सा होगा? आप देखें, मैं कभी भी किसी यूआरएल का नाम डायरेक्ट नहीं लिखता ना, हमेशा उसको कीवर्ड से लेकर आता हूं। सो मैं ला रहा हूं ऑनलाइन साइट मैप जनरेटर। सिंपल मैंने लिख दिया ऑनलाइन साइट मैप जनरेटर। भाई मुझे टूल दिखाओ जो साइट मैप बना दें खुद ही। मतलब वो जो आपको इतना बड़ा अच्छा यूआरएल लिखे हुए आ रहे थे ना, कोडिंग नजर आ रही थी, वो ऑटोमेटिक बन जानी है। आपको कुछ नहीं करना उसमें, आपने सिर्फ ये टूल लिख रहे हैं ऑनलाइन साइट मैप जनरेटर। अब इस टूल से हम बना रहे हैं, देख नहीं रहे। देखने के लिए क्या किया था? वेबसाइट पर गए थे, आगे जाकर फाइल का नाम लिख दिया था तो देख लिया, पता लग गया बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। जी आ गया। बहुत सारे टूल आ गए हैं। पहले वाला फाइन है, इसकी को देख लेते हैं हम लोग। क्या चीज पे लिखा हुआ नाम? आगे वेबसाइट पे एक पे यहां पर आए, जिस वेबसाइट का साइट मैप बनाना है
उसका नाम लिखो और ये क्या है, बन रहा है? कह रहे वेट करें, जनरेट कर रहा हूं मैं आपके लिए। कंप्लीट हो गया। क्या कहता है, यूज आवर प्रो साइट मैप सर्विसेज टू मेंटेन योर साइट मैप फ्री 500 पेजेस अकाउंट। इसका क्या मतलब है, कहता है भाई अगर आपकी वेबसाइट में 500 पेजेस है, इतने सारे पेजेस नहीं होते किसी वेबसाइट में, तो 500 पेजेस तक का जो साइट मैप है वो आपको फ्री बना देता है। ठीक है, सो इट्स ओके, ये प्रॉब्लम नहीं है हमारा। इस पर क्लिक कीजिए, ये क्या लिखा हुआ आ गया, बन गया। ठीक है, कह रहा है इस वेबसाइट में कुछ इशू है, देखें लिखा हुआ आ रहा है कि मैं इसको ब्लॉक कर रहा हूँ। क्या लिखा हुआ आ रहा है आगे, डेंजरस, कुछ इशू होगा कि भाई कहाँ पर इशू है, मैं कोई दूसरा यूज़ करके देख लूँगा, इसको मैं यूज़ नहीं करता हूँ। ठीक है, क्या वेबसाइट का इशू है या किसका इशू है? अभी जरा इधर आए डाउनलोड में, देखते हैं यहाँ पर कोई साइट में पहले पड़ा हुआ, नहीं पड़ा हुआ, कोई बात नहीं है। इधर आ जाते हैं, आपको मैं साइट मैप दिखा देता हूँ ना। आज का लेक्चर यहाँ पे हम वाइंड अप करते हैं। इसमें है साइट मैप कि नहीं है? नहीं है, नहीं है। ओके, और कौन सी वेबसाइट्स है यहाँ पर? सोफा वॉशिंग, ये देखें, ये आ रही है फाइल, ये बनी हुई है वेबसाइट। इसका मतलब क्या हुआ कि इस फाइल को भी मैंने होस्टिंग में अपलोड करना है। जब मैं होस्टिंग में इसे अपलोड, अभी देखिए मैं आपको लोकल दिखा रहा हूँ ना, जब मैं इस पूरे प्रोजेक्ट को अपलोड करूंगा तो वहां पर साइट में मुझे नजर आएगा, और जब मैं चेक करूंगा तो वो होस्टिंग से टेस्ट करके मुझे देगा। लोकल टेस्ट नहीं करना हमने, अगर हमारे कंप्यूटर में पड़ी हुई है तो ये टेस्ट नहीं है। टेस्ट कहाँ से होगा? होस्टिंग से जाकर टेस्ट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी मैं ऑफलाइन बना रहा हूँ, मैंने साइट मैप जनरेट करके रख दिया, इस फाइन। जब मैं इस पूरे प्रोजेक्ट को अपलोड करूंगा तो मेरी वेबसाइट अपलोड होगी, साथ में साइट मैप भी अपलोड हो जाएगा, और फिर मैं इसको क्रॉस चेक करूंगा। ठीक है, अब इसके बाद हमने जो दूसरी चीज देखनी है, डेट इज रोबोट्स। अभी हम इसे बस कर रहे हैं, ये रोबोट्स की फाइल क्या होती है तो अगले एपिसोड में। इसको कैसे पता लगेगा? क्रॉलर को कैसे? क्रॉलर को पता ये करो, यही सिस्टम को सब पता है। अब उसने ढूंढना कहाँ जाकर, भाई आपकी www.xyz.com, उसे कैसे पता लगता है इंडेक्स कहाँ है? पता है ना उसको, पता है ना कि भाई ये मेन पेज है, तो ये भी तो मेन पेज पर, ये देखो कहाँ है। देखें मैंने कहाँ रखी है, ये देखें, ये इंडेक्स पड़ी है, मैंने कहा ये इंडेक्स पड़ी है, ये रोबोट्स पड़ी है, ये साइट मैप पड़ी है। सारी फाइलें साथ साथ है ना, मतलब इनको हमने साथ रखा हुआ है, यहाँ से ही वो पिक कर रहा है। यानी ये जो उसका मेन रूट है, और आपकी वेबसाइट जो होस्टिंग में पड़ी होती है, वो उसका जो डिफॉल्ट फोल्डर उसने बनाया होता है वो होता है पब्लिक HTML के नाम से। जो उसका स्टैंडर्ड फोल्डर होता है वो पब्लिक HTML के नाम से होता है। और यहाँ पर आप देखिएगा, मैं जो आपको फोल्डर्स देता हूँ यही है ना, जो वेबसाइट में नेट से डाउनलोड करता हूँ वो कैसे होती हैं, पब्लिक HTML से पिक कर रहा होता हूँ। तो बेसिकली मैं सारा पब्लिक HTML डाउनलोड कर लेता हूँ, चेंज करता हूँ, और फिर पब्लिक HTML का डाटा अपलोड कर देता हूँ, तो वेबसाइट लाइव हो जाती है वही वाली। ठीक है, चलें क्लास खत्म।